नमस्कार साथियों। आज हम लोग आर्थिक परिदृश्य करेंगे 2023-24 का। किससे कर रहे हैं? परीक्षा वाणी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक चर्चित प्रकाशन है। परीक्षा वाणी से हम लोग इसको तैयार कर रहे हैं। वैसे हर बार हम लोग आर्थिकी से करते हैं, जो कि घटना चक्र की होती है, लेकिन वह अभी तक बाज़ार में आई नहीं है, तो हमको उसके इंतज़ार में नहीं रहना है। आप लोगों को जब PYQs करा रहा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा था, तब कई क्वेश्चन जो है हम लोगों ने छोड़े हुए थे और कहा था कि इनको आर्थिकी से कंप्लीट कराऊंगा। तो उन्हीं प्रश्नों को मद्देनज़र रखते हुए और जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनसे संबंधित कंटेंट आपको दिया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सकल राष्ट्रीय आय की बात की गई है, सबसे ज़्यादा USA की है। सर्वाधिक याद रखिएगा, भारत जो है 5वें स्थान पे है। बस इतना याद रखिएगा। यदि आप कर सकें तो क्रम भी याद कर लीजिएगा। कम से कम दूसरा स्थान जरूर याद कर लीजिएगा। दूसरे स्थान पर चाइना है और 5वें स्थान पर अपना प्यारा भारत महान। और परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर दोस्तों, भारत जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया की। पहले नंबर पर कौन है? तो चाइना। दूसरे नंबर पर USA है, याद रखिएगा। मैक्सिमम प्रति व्यक्ति आय, जी हाँ साथियों, लग्जमबर्ग। याद रखिएगा, दूसरे नंबर पर सिंगापुर होगा। ये जो है परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पे है। और सामान्यतः किसकी आय जो है सर्वाधिक है प्रति व्यक्ति? तो बरमूडा। तो केवल दो ही याद रखिएगा, लग्जमबर्ग और बरमूडा। यदि PPP दिया रहे तब आपको लग्जमबर्ग करना है, यदि सामान्य पूछा जाए तो बरमूडा करना है। मैक्सिमम समृद्धि दर मतलब GDP में सर्वाधिक ग्रोथ किस देश में देखा गया? तो MLD बोले तो मालदीव, याद रखिएगा। मालदीव में जो है सर्वाधिक समृद्धि दर दर्ज की गई। सर्वाधिक GDP, मैक्सिमम GDP किसकी है? USA की है। दूसरे नंबर पर चाइना है और पुनः भारत जो है 5वें स्थान पर है। भारत की GDP है कितनी साथियों? तो $3,176 बिलियन, याद रखिएगा। टॉप शस्त्र आयात निर्यातक देशों की बात की गई है साथियों, तो USA पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर रसा है मतलब रूस, और तीसरे नंबर पर FR अर्थात फ्रांस। सर्वाधिक मतलब शीर्ष आयातक देश कौन है शस्त्रों का? तो इंडिया, और दूसरे नंबर पर सऊदी अरब, और तीसरे नंबर पर EG अर्थात इजिप्ट। याद रखिएगा। ये सारा कंटेंट जो है साथियों, इस वाली परीक्षा में 2023-24 में जितनी भी परीक्षाएं होंगी, फिर चाहे वो MPPCS हो या UKPSC हो या फिर BPSC या फिर कोई अन्य स्टेट परीक्षा, यहाँ तक कि कोई भी परीक्षा, उन सब में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो वर्ष या समय इसलिए मेंशन नहीं किया ताकि आप पर अनावश्यक दबाव ना पड़े। तो इतना निश्चिंत रखिएगा कि जो भी आपको डेटा दिया गया है वह एकदम ऑथेंटिक है। फिर है मैक्सिमम विदेशी ऋण साथियों, किस देश पे है? तो चाइना पर। CH का मतलब चाइना है। और दूसरे नंबर पर अपना प्यारा भारत महान, इंडिया। सर्वाधिक जनघनत्व दोस्तों किस देश का है? तो मकाऊ। मकाऊ कहाँ है? चाइना में। फिर है टॉप नगरीकृत देश कौन सा है, पूछ लिया जाता है। तो सिंगापुर, हांगकांग, कुवैत और मोनाको, इन चारों को संयुक्त रूप से जो है सर्वाधिक नगरीकृत देश कहा जाता है। इनमें से कोई एक विकल्प में दिया रहेगा और पूछ लिया जाएगा कि सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है। यदि सर्वाधिक नगरीकृत राज्य की बात करें तो गोवा है। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या दोस्तों कहाँ है? याद रखिएगा, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है। फिर टॉप वनाच्छादित देश कौन सा है? तो सूरीनाम। दूसरे नंबर पर गुयाना है, जहाँ के राष्ट्रपति अभी 17वें प्रवासी सम्मेलन पर मुख्य अतिथि रहे दोस्तों। फिर है टॉप रेमिटेंस। जी हाँ, जो भारत के लोग विदेशों में जाते हैं तो पैसा जो भारत के लिए कमा के भेजते हैं अपने घर वालों के लिए, उसको रेमिटेंस कहते हैं। तो सर्वाधिक रेमिटेंस जो है प्राप्त किया है किसने? भारत ने। दूसरे नंबर पर मैक्स मतलब मैक्सिको, और तीसरे नंबर पर चाइना है। याद रखिएगा, कोई भी खाड़ी देश इसमें सम्मिलित नहीं है। पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाएगा विकल्प में। इस बार रिकॉर्ड दोस्तों $100 बिलियन, ये भी याद रखिएगा। कितनी रकम रेमिटेंस के तहत भारत ने प्राप्त की है? तो $100 बिलियन।
डॉलर। टॉप प्रति व्यक्ति CO2 उत्सर्जक देश कौन सा है दोस्तों? कतर। विनिवेश विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 कौन जारी करता है? अंकटाड। याद रखिएगा USA इसमें प्रथम स्थान पर है और भारत जो है 7वें स्थान पर है। जो FDI आया है भारत में उस मामले में भारत 7वें स्थान पर है। यहाँ से साथियों सूचकांक शुरू हो गए हैं। फिर है बर्ड कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट 2022। पहले स्थान पर कौन है? डेनमार्क। दूसरे स्थान पर है इंडिया, माफ़ कीजिएगा 37वें स्थान पर इंडिया है। DMK का मतलब डेनमार्क है। जो लोग रेगुलर जो है वीडियो देखते हैं वह भली भांति हमारी शॉर्ट फॉर्म से अवगत हैं, तो जो नए हैं उनके लिए बताता चलता हूँ। एक बात और साथियों, जहाँ पर आवश्यक है कि कौन जारी करता है वहीं पर हमने मेंशन किया है। अनावश्यक हमको याद नहीं करना है कि कौन जारी करता है, कौन पहले पे है। तो इस बात से निश्चिंत रहिएगा। जो भी दिक्कत है, कोई क्वेरी रहे तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है और इंडिया जो है 40वें स्थान पर है। फिर है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, USA प्रथम स्थान पर, भारत जो है 43वें स्थान पर है, याद रखिएगा। टारगेट करंट AK 123 टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर सारी संबंधित PDF आपको मिल जाती है, वीडियो के लिंक भी आपको यहीं पर मिल जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों करंट अफेयर्स की क्विज चलाई जा रही है। मुझे नहीं लगता है साथियों कि अन्यत्र कहीं आपको उस तरह के सवाल मिलेंगे, तो एक बार ज्वाइन ना करें तो कम से कम एक बार जांच जरूर लें। यदि आपकी कसौटियों पर खरे उतरे सवाल तब आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। और हाँ, जो यूट्यूब चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए। 1 से लेकर 700 प्लस हो गए हम लोग, तो ये सफ़र जो है धीरे धीरे प्राप्त किया है। दोस्तों चाहते तो हम भी और लोगों की तरह बहुत जल्दी 2000 3000 अब तक सब्सक्राइबर कर लिए होते, लेकिन नहीं साथियों, जिसको अच्छा लगता है, जिन लोगों तक पहुंचता है वही लोग आ रहे हैं। इसी वजह से बढ़ने की दर जो है धीमी है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। जो भी लोग हम लोगों से जुड़ रहे हैं वह अधिकतर जो हैं सिविल सर्विस एस्पिरेंट हैं और साथ ही वो बाज़ार की जो चमक दमक है इन सब से परे हटकर केवल और केवल गंभीर अभ्यर्थी हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 अब जो है दोस्तों यह रिपोर्ट जारी होना बंद हो गया है, तो 2020 का आंकड़ा इसीलिए दिया गया है। कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड बैंक अब तक जारी करता था दोस्तों। तो 2020 में पहले स्थान पर कौन था? तो NL अर्थात न्यूजीलैंड। इंडिया जो है 63वें स्थान पर था। फिर है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 जारी कौन करता है? TI बोले तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। पहले स्थान पर कौन है? तो DMK। इंडिया चौथे स्थान पर है, तो 85वें स्थान पर है। पहले स्थान पर दोस्तों केवल DMK नहीं है, 3 देश हैं। डेनमार्क FNL का मतलब जो है फिनलैंड, और तीसरा न्यूजीलैंड। फिनलैंड को जो है दोस्तों झीलों का देश कहते हैं, याद रखिएगा। जिन बिंदुओं पर हमने डार्क किया है हाइलाइटर से वो अति आवश्यक हैं, बाकी आवश्यक तो सभी हैं, महत्वपूर्ण तो सभी हैं, लेकिन जो डार्क हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। वैश्विक भूख सूचकांक 2022 बेलारूस पहले स्थान पर है, इंडिया 107वें स्थान पर है, याद रखिएगा। यमन जो है सबसे नीचे है, एकदम निचले स्थान पर है, नीचे के लिए एरो बता रहा है एकदम बॉटम पे। फिर है सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 अच्छा सवाल बन सकता है साथियों, अभी तक नहीं पूछा गया है। नॉर्वे इसमें पहले स्थान पर है और भारत जो है 110वें स्थान पर है। मानव पूंजी सूचकांक 2020 जारी करता कौन है? तो वर्ल्ड बैंक। पहले स्थान पर कौन है? तो SGP अर्थात सिंगापुर। भारत जो है 116वें स्थान पर है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 इसमें भी साथियों सिंगापुर पहले स्थान पर है, टॉप पर है, एरो का मतलब टॉप है, और भारत जो है 131वें स्थान पर है। फिर है मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 जारी कौन करता है? UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें पहले स्थान पर कौन है? तो स्विट्जरलैंड। भारत जो है 132वें स्थान पर है।
दक्षिण सूडान सबसे नीचे है, याद रखिएगा। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें आइसलैंड पहले स्थान पर है, भारत को 135वां स्थान प्राप्त हुआ है और अफगानिस्तान एकदम नीचे है, निचले स्थान पर है। वैश्विक शांति सूचकांक जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। पहले स्थान पर आइसलैंड है और भारत 135वें स्थान पर है। दोनों को याद रख लीजिएगा, दोनों में भारत का स्थान 135 है। सबसे नीचे अफगानिस्तान, ये भी याद रखिएगा। एकदम साथियों सेम रैंकिंग है, फिर चाहे पहले स्थान की हो, चाहे भारत की हो, चाहे एकदम निचले स्थान की। तो लैंगिक अंतराल सूचकांक और दूसरा शांति सूचकांक में सेम रैंकिंग है, याद रखिएगा। इसीलिए चीज़ें व्यवस्थित करके आपको उपलब्ध कराई हैं, हालांकि मैगजीन में इस तरह से चीज़ें नहीं दी गई हैं। विश्व प्रसन्नता सूचकांक दोस्तों कौन जारी करता है? तो UNSDSN, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क पहले स्थान पर, FNL मतलब फिनलैंड, और भारत 136वें स्थान पर है। अफगानिस्तान 135वें स्थान पर, मतलब एकदम नीचे है। तो प्रसन्नता की बात करें तो इसके उलट एकदम 36 का आंकड़ा रहता है भारत में, तो 136 भारत की रैंकिंग है। पुनः आपको बताऊं कि टेलीग्राम चैनल टारगेट करंट AK 123 को ज्वाइन करिए, यहाँ पर सारी संबंधित जानकारी आपको मिलती रहेगी। आर्थिक नियुक्तियां देख लेते हैं साथियों। शिव सुब्रमण्यन कौन बने हैं? तो सिडबी के अध्यक्ष बने हैं, याद रखिएगा। सिडबी का हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ है? लखनऊ में, यह भी पूछ लिया जाता है। फिर अमन शाह किस पद पर नियुक्त हुए हैं? तो अध्यक्ष पद पर। किसके? राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण। सुमन बेरी उपाध्यक्ष किसके नियुक्त किए गए हैं? तो नीति आयोग के। BVR सुब्रमण्यम CEO बनाए गए हैं किसके? नीति आयोग के। TC का मतलब टारगेट करंट, ये टारगेट करंट का इनपुट है। फिर अनिल कुमार लोहाटी चेयरमैन बनाए गए किसके? रेलवे बोर्ड के। जी हाँ, रेलवे की पटरियां लोहे से बनी होती हैं, तो लोहे से बना है लोहाटी, तो अनिल कुमार लोहाटी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। विजेंद्र सिंह नेफेड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है, तो नेशनल एग्रीकल्चरल फेडरेशन कोऑपरेटिव मार्केटिंग, याद रखिएगा। ये जो कृषि उत्पाद हैं उनके विपणन से संबंधित काम करता है, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। सोमा मंडल सेल की चेयरपर्सन बनाई गई हैं। जी हाँ साथियों, जब कोई महिला नियुक्त की जाती है तो उसको चेयरपर्सन कहते हैं, और जब पुरुष होता है तो उसको चेयरमैन बोलते हैं, याद रखिएगा। तो पहली महिला है सोमा मंडल, सोमा सेल, याद रखिएगा। देवाशीष पांडा बीमा नियामक और विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इरडा की बात हो रही है, हेडक्वार्टर इसका पूछ लिया जाता है, तो कहाँ है? HBD अर्थात हैदराबाद में है। शुभ्रकांत पांडा फिक्की के अध्यक्ष बनाए गए हैं। सुमंत सिन्हा एसोचैम के अध्यक्ष बनाए गए हैं, और साजी के भी नाबार्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। नाबार्ड में जो NA होता है इसका मतलब नेशनल होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, याद रखिएगा। फिर है MR कुमार LIC के चेयरमैन बनाए गए हैं। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका भी मुंबई में है, ये भी याद रखिएगा। संजीव बजाज भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष बनाए गए हैं। PD बघेला ट्राई के अध्यक्ष बनाए गए हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्थापना इसकी 1997 में हुई थी। फिर है माधवीपुरी बुच पहली महिला अध्यक्षा बनी है किसकी? सेबी की, याद रखिएगा। शेयरों से संबंधित जो नियम विनियम बनाता है वह कौन? सेबी बनाता है। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन
अधिनियम बनाकर इसको विधिक दर्जा जो है 1992 में दिया गया था। याद रखिएगा, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। दिनेश कुमार खारा दोस्तों एसबीआई के अध्यक्ष बनाए गए हैं, यह भी याद रखिएगा। संगीता वर्मा जो हैं सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष बनाई गई हैं। कृष्ण रामानुजम जो हैं नेस्कॉम के अध्यक्ष बनाए गए हैं और भानु प्रताप शर्मा जो हैं बैंक बोर्ड ब्यूरो बीबीबी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्तियों की बात कर लेते हैं, मतलब जो अभी काबिज हैं, जिनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। जिनमें बदलाव हो गया है वो भी दिए गए हैं और जिनमें नहीं हुआ है वो भी दिए गए हैं। पूंछ दोनों लिए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। एंटोनियो गुटेरस जो है पुर्तगाल के हैं, यूएनओ के महासचिव हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के। हेडक्वार्टर यूएनओ का कहाँ है साथियों? न्यूयॉर्क NY के। डेविड मालपास जो हैं यूएसए के हैं, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा जो हैं वह बुल्गारिया की हैं, IMF की प्रबंध निदेशक हैं। इसका हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन DC में है। नागोजी ओकोंजो नाइजीरिया की हैं। कैसे याद रखना है? नागोजी नाइजीरिया। इसकी महानिदेशक ये जो है किसकी महानिदेशक है? WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है। अस्काबा जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं। इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है, कहाँ है? मनीला में है। गिलबर्ट होगेम्बो जो हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक हैं। हेडक्वार्टर इसका भी जिनेवा में है। जिन लिक्यून एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। मार्को ट्राइजो जो हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं इसको, इसके अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा, मार्को ट्राइजो। टेड्रोस एडनॉम जो हैं इथोपिया के हैं, WHO के अध्यक्ष हैं। ये टारगेट करंट का अपना इनपुट है और WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। अब कुछ बजट से संबंधित जानकारियां देख लेते हैं जो अति महत्वपूर्ण है। हालांकि इन सबको मैंने बजट जो लगभग 20 से 22 मिनट का वीडियो है उसमें आपको कंप्लीट कराया है, लेकिन फिर से आपको रिवाइज करा दूं। राजकोषीय घाटा जो है बजट 2023-24 में GDP का 5.9% अनुमानित है। राजस्व घाटा 2.9%। कभी कभी राजकोषीय घाटे की रकम भी पूछ ली जाती है, तो याद रखिएगा 17,86,816 करोड़ रुपए। पूंजीगत व्यय में इस बार वृद्धि कितनी रखी गई है? तो 37%। ये वाला फैक्ट उसमें मैं समाहित नहीं कर पाया था। मिष्टी योजना जो है किससे संबंधित है? मैंग्रोव के संरक्षण से है। मैंग्रोव आप लोग जान ही रहे हैं। क्या होगा इस योजना के तहत? रोपण होगा मैंग्रोव का लवणीय तटीय क्षेत्रों में। मनरेगा जैसे कार्यक्रमों की मदद ली जाएगी इस काम में। तो मिष्टी योजना जो है इसको भी मैं समाहित नहीं कर पाया था, इसलिए यहाँ पर आपको दे दिया है। ये सब साथियों क्या बयां करता है? ये यही बयां करता है कि आपके लिए पूरी तरह से टारगेट करंट समर्पित है। कोई भी फैक्ट, कोई भी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण बिंदु जो है आपके लिए नहीं छोड़ा जाएगा। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जो है साथियों 2021, ये 2 वर्षों में जारी होती है। किसके द्वारा जारी की गई? भूपेंद्र यादव। 17वीं थी, याद रखिएगा। क्रम इसका द्विवार्षिक होती है। तैयार कौन करता है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण। कहाँ अवस्थित है? DDN अर्थात देहरादून में। 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। कुल वनावरण आपसे पूछ लिया जाएगा कितना है? 21.71। कुल वृक्षावरण कितना है? 2.91। और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल वनावरण और वृक्षावरण कितना है? दोनों को जोड़ देंगे, 24.62%। बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। राष्ट्रीय वन नीति कब जारी हुई थी? 1988 में। इसके तहत क्या लक्ष्य रखा गया था कि 33.33% क्षेत्रफल पर वन और वृक्षावरण होना चाहिए। खुले वन सर्वाधिक हैं साथियों इस रिपोर्ट के अनुसार। दूसरे नंबर पर मध्यम सघन वन और तीसरे नंबर पर अति सघन वन हैं, जिनकी संख्या जो है जिनकी जो आकार है वह 3% है। क्षेत्र जो है 3% है। सर्वाधिक वनावरण जो है कहाँ है? तो पक्के टाइगर रिजर्व में है। याद रखिएगा, पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में।
फिर वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि मैक्सिमम, ऊपर के लिए एरो बता रहा है वृद्धि कहाँ देखी गई है, आंध्र प्रदेश में। ANDP का मतलब आंध्र प्रदेश में। और मैक्सिमम कमी जो है साथियों कहाँ देखी गई है, अरुणाचल प्रदेश में। ARUP का मतलब अरुणाचल प्रदेश है। तो ये वनावरण की बात हो रही है। फिर मैक्सिमम वनावरण, यहाँ पर दोस्तों क्षेत्र के अनुसार बात कही गई है। तो सर्वाधिक, ये तो वृद्धि की बात हुई थी ऊपर, अब जो है वनावरण क्षेत्र और प्रतिशत की बात करते हैं। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है मध्य प्रदेश में है, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है। वहीं यदि बात करें केंद्र शासित प्रदेश की तो जम्मू कश्मीर है। वहीं यदि बात करें कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत किस राज्य में है तो मिजोरम में, दूसरे नंबर पर फिर से अरुणाचल प्रदेश है। तो वनावरण फिर चाहे क्षेत्र की बात हो चाहे प्रतिशत की बात हो, दोनों में अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर है। वनावरण प्रतिशत सर्वाधिक कहाँ है, यदि यूटी की बात की जाए तो LD अर्थात लक्षद्वीप में। फिर मिनिमम वनावरण कहाँ है साथियों, हरियाणा में, दूसरे नंबर पर पंजाब है। यदि मिनिमम वनावरण की बात करें प्रतिशत के अकॉर्डिंग तो भी हरियाणा और दूसरे नंबर पर पंजाब है। तो ये आंकड़ा दोनों में सेम है। इसको जो है आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अक्सर नहीं पूछा जाता है लेकिन फिर भी जान लीजिए। मैक्सिमम वनावरण और वृक्षावरण अभी हमने ऊपर अलग अलग देखा, लेकिन अब जो है दोनों की बात की जा रही है। अरुणाचल क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है और प्रतिशत की दृष्टि से मिजोरम जो है पहले स्थान पर है, याद रखिएगा। मैंग्रोव की बात करें तो ये जो है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में सरवाइव करते हैं। लवण सहिष्णु होते हैं, मतलब लवणीय जल में सरवाइव करते हैं। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% क्षेत्र जो है मैंग्रोव के अधीन आता है। सर्वाधिक मैंग्रोव आपसे पूछ लिए जाते हैं तो वेस्ट बंगाल, दूसरे नंबर पर गुजरात और तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश। AP का मतलब आंध्र प्रदेश है, याद रखिएगा। यूटी में कौन है साथियों, तो आंध्र अंडमान निकोबार। तो यदि दोनों को समग्र रूप से देख ले तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, फिर दूसरे नंबर पर गुजरात, तीसरे नंबर पर अंडमान निकोबार और चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश। मैक्सिमम मैंग्रोव का क्षेत्र कहाँ है, तो एशिया में। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में साथियों देख लेते हैं, वनावरण कितना है तो 6.15%, और वृक्षावरण कितना है 3.08%। दोनों आंकड़े याद रखने हैं। यदि कुल वनावरण और वृक्षावरण पूछ लिया जाए तो जोड़ दीजिएगा 9.23%। यूपी में बात करें सर्वाधिक वनावरण की तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो SNB अर्थात सोनभद्र पहले स्थान पर है, दूसरे नंबर पर खीरी है। सबसे कम वनावरण प्रतिशत की दृष्टि से मैक्सिमम वनावरण देखा जाए तो सोनभद्र है प्रतिशत के भी मामले में, और दूसरे नंबर पर खीरी ना होकर चंदौली हो गया है। फिर मिनिमम वनावरण की बात करी जाए, मतलब सबसे कम वनावरण क्षेत्रफल की दृष्टि से कहाँ है, भदोई में, दूसरे नंबर पर मऊ है। यदि प्रतिशत की बात करी जाए तो सबसे कम वनावरण जो है भदोही में ही है और दूसरे नंबर पर बदल गया है, मैनपुरी हो गया है। तो कम से कम पहला तो पता ही होना चाहिए भदोही। दोनों मामलों में भदोही पहले नीचे से पहले स्थान पर है। जंगल की आग से ग्रस्त वन क्षेत्र कितना है साथियों, तो 35.5%। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फाओ की रिपोर्ट प्रति 5 वर्ष पर जारी होती है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। मैक्सिमम वन क्षेत्र साथियों इसके अकॉर्डिंग रूस में है, दूसरे नंबर पर BRZ अर्थात ब्राज़ील है, और भारत जो है अपना 10वें नंबर पर है। यदि भारत में बात करें तो 24% क्षेत्रफल जो है वनावरण से घिरा हुआ है, जबकि वैश्विक स्तर की बात करें तो कुल वन क्षेत्र का 2% भारत में मौजूद है। जंगलों में कार्बन स्टॉक की बात की गई है तो कुल कार्बन स्टॉक जो है 72 मिलियन टन है साथियों, 7200 मिलियन टन। याद रखिएगा, ये क्या होता है, वातावरण से कार्बन को जो है अलग करके निकाल लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है, उसी को कार्बन स्टॉक, मतलब जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है उसको अलग कर लिया जाता है, इसी को जो है कार्बन स्टॉक कहते हैं। बाद में इसको स्टोर कर दिया जाता है, कहाँ, फॉरेस्ट में। तो इसका मतलब ये नहीं कि झोला भरा और जाके उड़े लिया है जंगल में, नहीं साथियों, इसको जो है अलग से स्टॉक बनाया और
इसी के अनुपात में जो है जंगलों में जो है वृक्षारोपण कर दिया जाता है, तो क्या होता है, ये न्यूट्रल हो जाती है। तो साथियों, ये पूरा वन स्थिति रिपोर्ट हम लोगों ने कवर कर लिया है। यहाँ से भी 1 से 2 सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं यदि आपने विगत वर्षों के जो हमने PYQs कराए हैं, फिर चाहे बिहार PCS के लिए कराए हों या फिर UP PCS के लिए, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट दी गई है। करंट अफेयर्स की भी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट उपलब्ध है। कहीं से कुछ भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए पूरी तरह से टारगेट करंट समर्पित है साथियों, एकदम निश्चिंत रहिए। जितना दे रहा हूँ उतना बार बार रिवाइज करते रहिए। तो नियुक्तियां भी हो गई हैं और जो संबंधित आर्थिक घटनाक्रम थे वो भी दे दिए गए हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।